हेलो, मेरा नाम स्वीटी है। इस वीडियो में मैं आपको अकाउंटिंग फॉर कंसाइनमेंट की इंट्रोडक्शन बताने वाली हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप मेरी वीडियो के कंसेप्ट को ध्यान से समझ लेते हो तो आई प्रॉमिस टू यू कि आप अपने क्वेश्चन को रीड करते करते अपने माइंड में ही सॉल्व कर लोगे। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं इस कंसेप्ट का शुरू करती हूँ। तो फर्स्ट है बेसिक कंसेप्ट ऑफ द कंसाइनमेंट, जिसमें हम फर्स्ट कंसेप्ट करेंगे रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप को समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे आपके लिए एक वर्किंग नोट सा बनाया है। तो यहाँ पे 3 पार्टीज़ हैं, ए बी सी। ए जो है बी को गुड्स सेंड करता है और बी वही गुड्स सी को सेल करता है। तो जो गुड्स सेंड करता है उसको हम कंसाइनर कंसिडर करते हैं और जो गुड्स को रिसीव करता है उसको कंसाइनी, और जब बी वही गुड्स सी को सेल करता है तो उसको कस्टमर बोलते हैं। तो ए जो है ही इज़ द ओनर ऑफ द गुड्स एंड द कंसाइनी, या जो बी है वो एज अ एजेंट वर्क करेगा फॉर द कंसाइनर। तो वो एजेंट वर्क करेगा किस पर्पज़ के लिए? फॉर अ कमीशन पर्पज़। तो जब ए गुड्स को भेजता है उसको हम आउटवर्ड कंसाइनमेंट कंसिडर करते हैं, और बी जब इसी गुड्स को रिसीव करता है तो उसको इनवर्ड कंसाइनमेंट करते हैं। तो बी इतनी सारी मेहनत सिर्फ अपने कमीशन पर्पज़ के लिए ही कर रहा है। इसको थोड़ा सा हमने और वास्ट करने के लिए मैंने आपको थोड़ा सा थ्योरी पर्पज़ में भी समझाया है। A shipment of the goods by a manufacturer or a wholesale dealer to an agent to be sold by him on a commission basis is known as a consignment। कहने का मतलब क्या है कि जब कोई भी शिपमेंट किसी भी मैन्युफैक्चरर और होलसेल डीलर के थ्रू अपने एजेंट को भेजी जाती है कि आप मेरे बिहाफ पे ये गुड्स सोल्ड कर दो और मैं आपको इस पे ऊपर कमीशन दूंगा, तो उसको हम कंसाइनमेंट कंसिडर करते हैं। तो नेक्स्ट बेसिक कंसेप्ट में हमारा आता है गुड्स सेंट ऑन द कंसाइनमेंट। तो गुड्स एंड सेंट ऑन कंसाइनमेंट के लिए मैंने इसके लिए नेक्स्ट आपके लिए एक पहले से पेपर तैयार करके रखा हुआ है, तो जिसमें मैंने अपने प्रॉपर नोट्स बनाए हैं, तो जिसको समझने से आपको आसानी भी होगी और हमारा टाइम भी सेव होगा। तो सेकंड है हमारा प्राइस ऑफ द गुड्स ऑन कंसाइनमेंट, सेंट ऑन कंसाइनमेंट। इसका मतलब क्या है कि जो कंसाइनर है जब गुड्स को भेजता है तो वो 2 प्राइस पे भेज सकता है, एक तो कॉस्ट प्राइस और एक है आईपी प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या है कि जो उसको मैन्युफैक्चर करके या उसने जहाँ से भी परचेज करी उस प्राइस पे उसको कितने की पड़ी है, और आईपी प्राइस है कि जब वो कंसाइनी को गुड्स भेज रहा है तो वो अपने प्रॉफिट मार्जिन को छुपाना चाहता है, तो इस वजह से वो कॉस्ट प्राइस से हायर देन द कॉस्ट प्राइस आईपी प्राइस पे भेज देता है। तो हम सीपी मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखी है। सीपी का मतलब है कॉस्ट प्राइस, आईपी का मतलब है इनवॉइस प्राइस, और आईपी कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला भी बनाया गया है, कॉस्ट प्राइस प्लस लोडिंग ऑन कॉस्ट प्राइस। लोडिंग ऑन कॉस्ट प्राइस का मतलब परसेंटेज प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ कि मैं क्या कहना चाहती हूँ कि व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस एंड इनवॉइस प्राइस। तो केस नंबर 1 है कि क्वेश्चन में अगर आपको पर यूनिट कॉस्ट प्राइस एंड पर यूनिट इनवॉइस प्राइस ऑफ द गुड्स सेंट इज गिवन, तो आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? तो कॉस्ट प्राइस, लेट द कॉस्ट प्राइस इज 200 पर यूनिट। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को पर यूनिट में रखा है, अगर आपको नंबर ऑफ यूनिट्स दिए हैं तो आपको उससे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो आईपी प्राइस है 220। तो हमें पता है आईपी, जो कि मैंने आपको ऊपर ही बताया कि आईपी प्राइस कैसे बनता है, आईपी इज इक्वल टू सीपी प्लस लोडिंग। तो आईपी प्राइस आपको पता है 220 और सीपी प्राइस आपको पता है 200। तो लोडिंग आपकी बैलेंसिंग फिगर होगी, 220 में से 200 लेस किया तो 20 रुपीज़ की आपकी लोडिंग है। दैट इज़ अ 20 रुपीज़ इज लोडिंग पर यूनिट। पर यूनिट के हिसाब से 20 रुपये आपको लोडिंग चार्जेस जो भी है लोडिंग उसने अपनी चार्ज करी है। तो इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है वो मैं आपको फर्दर वीडियोस में बताती हूँ। तो एक और केस इसी के साथ का एग्जांपल लेते हुए सॉल्व करते हैं। मान लो क्वेश्चन में आपको कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स एंड इज गिवन है, बट द जो प्रॉफिट परसेंटेज है गिवन ऑन द सेल। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया है। गुड्स कॉस्टिंग है 24,000 रुपीज़ की और उसके ऊपर प्रॉफिट मार्जिन 25% है, लेकिन जो प्रॉफिट मार्जिन है वो प्रॉफिट ऑन इनवॉइस प्राइस है। तो मैंने आपको बताया जैसे कि आईपी अगर मैंने कैलकुलेट करना है तो मुझे कॉस्ट प्राइस प्लस लोडिंग ऑन कॉस्ट प्राइस चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में गिवन आईपी प्राइस के ऊपर लोडिंग है। तो हमें पहले इसको आईपी से कॉस्ट प्राइस पे लेके आना है, तो उसके लिए एक वर्किंग नोट सा बताया मैंने। तो यहाँ पे देखो आईपी इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस लोडिंग। तो जो लोडिंग है मुझे पता है, मैंने उसको लिख दिया यहाँ पे प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन आईपी। तो जिस चीज़ पे हमें ये लोडिंग पता है 25% ऑन आईपी, हम आईपी को लेट कर लेंगे 100। अगर मान लो यहाँ पे सीपी लिखा होता तो मैं सीपी को 100 लेट कर लेती, लेकिन यहाँ पे 25% आईपी के ऊपर है तो मैंने आईपी को 100 लेट कर लिया। तो 100 में से अगर 25 रुपीज़ का प्रॉफिट है तो 75 रुपीज़ की कॉस्ट आपकी बैलेंसिंग फिगर है। तो इसी के ऊपर मैंने प्रॉफिट ऑन आईपी कैलकुलेट किया कैसे
कैसे 25/100, 25 आपका प्रॉफिट है और IP आपका 100 है, तो 1/4 ऑन IP। अगर मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो 1/4 ऑन IP आ गया, और प्रॉफिट ऑन CP के लिए 25, क्योंकि 25 आपका प्रॉफिट है और 75 आपका कॉस्ट प्राइस है, तो 1/3 ऑन द CP आ गया। और अब आपसे मैं पूछूँगी प्रॉफिट परसेंटेज ऑन IP कितनी, आप बोलोगे 1/4 ऑन IP, और कॉस्ट के ऊपर पूछूंगी तो 1/3 ऑन द CP। तो वही क्वेश्चन मैंने ऊपर ले गई हूँ इसको। ये देखो कॉस्ट, मैंने IP के लिए फॉर्मूला लिखा था कॉस्ट प्राइस प्लस लोडिंग ऑन कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस तो 24,000 जो कि क्वेश्चन में मैंने दी है वो लिख ली, प्लस लोडिंग निकालनी है तो लोडिंग ऑन IP कॉस्ट प्राइस होना चाहिए, तो लोडिंग निकालने के लिए CP 24,000 है, लोडिंग ऑन CP आपका 1/3 है, जो आपको मैंने अभी वर्किंग नोट में बताया, तो मैंने 1/3 यहाँ पे चार्ज किया तो 8,000, तो IP प्राइस आपका कितना आया 32,000। तो इसी का क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हुए हम इसको मैंने आपको बुक्स में ट्रांसफ़र करना भी सिखाया है। तो इन द बुक ऑफ द कंसाइनर, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है कंसाइनमेंट अकाउंट, मतलब फर्स्ट अकाउंट जो बनता है कंसाइनर की बुक में वो है कंसाइनमेंट अकाउंट। तो यहाँ पे मैंने जब कंसाइनर गुड्स को भेजता है तो उसके लिए जर्नल भी है, लेकिन जर्नल में मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो 2 गुड्स आप कंसाइनमेंट अकाउंट में लिखते हो 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अगर क्वेश्चन IP पे तो यहाँ पे IP प्राइस आएगा, अदरवाइज अगर कॉस्ट प्राइस पे तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस पाएगा। तो उसी मैंने आपकी उसी पुराने वाले कंटिन्यू रखा है केस को। तो यहाँ पे देखो IP हमारा 220 रुपीज़ पर यूनिट था, तो मैंने वही लिखा 2 गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट 220 डेबिट साइड पे, क्योंकि ये क्या कर रहा है, जब अब आप इसको 220 हायर देन द कॉस्ट प्राइस यहाँ पे चार्ज करते हो तो ये आपके प्रॉफिट को रिड्यूस करता है। तो प्रॉफिट को हमें एडजस्ट करने के लिए या करेक्ट प्रॉफिट बताने के लिए हमें लोडिंग को बाई साइड पे ट्रांसफर करना पड़ता है। ऑब्वियसली गुड्स अगर 2 साइड पे सेंड हुई हैं तो बाई साइड पे उसकी लोडिंग चार्ज हो जाएगी। बाय द गुड्स ऑन कंसाइनमेंट, तो लोडिंग मैंने आपको यहाँ पे पर यूनिट बताई थी 20 रुपीज़ पर यूनिट, वही मैंने यहाँ पे लिखी है। तो मैं बार बार आपको यही बता रही हूँ कि यहाँ मैंने पर यूनिट से क्वेश्चन किया है, अगर आपको यूनिट दिए हैं तो उससे मल्टीप्लाई करके आपने यहाँ पे लिखना है। तो सेकंड केस इसी का मैंने सेकंड केस भी यहाँ पे सॉल्व किया है। तो सेकंड केस में जैसे IP प्राइस हमारा आया था 32,000, तो 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट IP 32,000 लिखा है, और इसकी लोडिंग चार्ज करने के लिए वैसे तो मैंने यहाँ पे बता दी कि लोडिंग 8,000 आई है, वही ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन फिर भी आप कंफर्म करना चाहते हैं कि किसी और वे से भी हो सकती है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगता है IP मतलब इनवॉइस प्राइस इंटू परसेंटेज ऑन IP। परसेंटेज मतलब अगर IP प्राइस है तो IP की ही परसेंटेज चाहिए, तो IP की परसेंटेज हमने वर्किंग नोट में बताई थी कि 1/4 ऑन द IP, तो वही मैंने IP प्राइस का 1/4 कर दिया, तो दैट इज़ 8,000 अमाउंट। आपकी कितनी अमाउंट आ रही है 8,000। उसके बाद अगर हम इन्हीं को कंटिन्यू करते हुए जर्नल एंट्रीज पे जाते हैं, तो यहाँ पे कंसाइनर की बुक में जर्नल एंट्रीज पढ़ रही हैं। तो फर्स्ट एंट्री अगर मैं यहीं से बनाऊंगी तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, तो ये देखो मैंने यहीं से जर्नल एंट्रीज, तो यहीं से मैंने अपनी जर्नल एंट्रीज कंफर्म कर दी। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अब इसी को हम एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू पास करेंगे, जो हमने लोडिंग डाली है वो एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू पास हो जाएगी। तो एडजस्टमेंट एंट्री आपकी क्या बन गई, कंसाइनमेंट गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। तो आपको इससे क्या होगा, जर्नल बनाने से, लेजर बनाने से हेल्प क्या होती है कि आपको जर्नल याद नहीं करनी पड़ती, आप यहीं से बना सकते हो। आपने यहीं के कंसाइनमेंट अकाउंट से देखा, यहाँ पे 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट लिखी है, तो हमें पता है तो जो 2 है वो 2 ही रहेगा, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। और अगर मैंने इसी की एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है तो ऑब्वियसली ये डेबिट हो गया है, तो सॉरी ये यहाँ पे क्रेडिट हुआ है तो यहाँ पे डेबिट हो जाएगा, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। क्लियर है। देन और इसके नेक्स्ट टॉपिक में क्या है कि यहाँ पे हम कंसाइनी की बुक में कोई एंट्री नहीं होती, क्योंकि ये जस्ट गुड्स ट्रांसफ़र हो रही हैं, आपकी सेल ट्रीट नहीं हो रही है, इस वजह से कंसाइनी की बुक में इसकी कोई भी एंट्री नहीं होती। दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। तो मैं आपको वीडियो ज़्यादा ना लंबा अबाउट दिस टॉपिक, तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट का ये टॉपिक बस इसमें यही कंसिडर होने वाला है। आप इसको ध्यान से समझते तो आपको क्वेश्चन की फर्स्ट 2 लाइंस जो हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगी कि IP पे क्वेश्चन है या कॉस्ट प्राइस पे क्वेश्चन है। तो ज़्यादा कन्फ्यूज़न तो मुझे लगता नहीं कि इसमें इसके बाद हेलो, मेरा नाम स्वीटी है एंड मेरे चैनल का नाम अंश कॉमर्स टेक है। आज हम इस वीडियो में अकाउंटिंग फॉर कंसाइनमेंट की इंट्रोडक्शन का लेक्चर नंबर 2 कवर करेंगे। लेक्चर 1 में जैसे मैंने आपको
बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंसाइनमेंट का फर्स्ट टॉपिक रिलेशनशिप एंड सेकंड टॉपिक गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट करवाया था। तो आई थिंक वहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। और नेक्स्ट आज हमारा वीडियो या सेकंड लेक्चर जो है वो एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर एंड कंसाइनी एंड फोर्थ कमीशन ऑफ कंसाइनी कंसिडर करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द कंसेप्ट नंबर थर्ड, एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर एंड कंसाइनी। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने पेपर रेडी किया हुआ है, जो कि मैं हर बार ऐसे ही करती हूँ, तो ताकि आपका टाइम भी सेव हो जाए और मुझे समझाने में भी आसानी रहे और पूरा फोकस हमारा क्वेश्चन को समझाने में ही जाए। एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर एंड कंसाइनी में यहाँ पे मैंने फिर से आपको रिलेशन बताया है, ए सेंड द गुड्स टू बी, सो ए इज़ अ कंसाइनर एंड बी इज़ कंसाइनी। यहाँ पे ए के जो एक्सपेंस हैं या कंसाइनर के जो एक्सपेंस हैं वो सारे के सारे नॉन रेकरिंग एक्सपेंस होते हैं। तो कह सकते हैं कि ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर आर नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे मैंने कुछ आपको एक्सपेंसेस की एग्जाम्पल बताई हैं, जैसे फ्रेट है, कैरेज है, इंश्योरेंस है, पैकेजिंग है, लोडिंग है, चार्जिंग है, टैक्सेस, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, सनरी एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। इसके अलावा भी हो सकते हैं। तो कंसाइनर जो भी एक्सपेंस करता है उनको हम नॉन रेकरिंग एक्सपेंस कंसिडर करते हैं। लेकिन कंसाइनी के जो एक्सपेंस है वो दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। तो फर्स्ट है नॉन रेकरिंग एक्सपेंस एंड सेकंड है रेकरिंग एक्सपेंस। नॉन रेकरिंग एक्सपेंस की भी मैंने कुछ एग्जांपल आपको बताई हैं, जैसे कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, अनलोडिंग चार्जेस, टैक्सेस, ऑक्ट्रॉय, क्लियरिंग चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस एटसेट्रा। और रेकरिंग एक्सपेंस की भी एग्जांपल बताई हैं, गोडाउन रेंट, इंश्योरेंस, सेलिंग एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस, कैरेज आउटवर्ड, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस एंड डिस्काउंट लॉ। इसके अलावा मैंने आपको थोड़ा सा इसको समझाने के लिए इजी वे में अपनी इजी लैंग्वेज में भी बताया है कि नॉन रेकरिंग एक्सपेंस वो होते हैं जो कंसाइनी इनकर्ड करता है बिफोर एंटर इन द शॉप। मतलब बिफोर एंटर इन द शॉप मतलब गुड्स को शॉप में एंटर करने से पहले के जितने भी खर्चे कंसाइनी के होते हैं वो नॉन रेकरिंग एक्सपेंस होते हैं। और रेकरिंग एक्सपेंस जो होते हैं वो गोडाउन में या शॉप में कंसाइनी की शॉप में एंटर करने के बाद के कंसाइनी के एक्सपेंसेस होते हैं। तो एक्सपेंस इनकर्ड बाय द कंसाइनी आफ्टर एंटर इन द शॉप इज अ रेकरिंग एक्सपेंस एंड एक्सपेंस इनकर्ड बाय द कंसाइनी बिफोर एंटर इन द शॉप इज नॉन रेकरिंग एक्सपेंस। तो ये दोनों एक्सपेंस बुक्स में ट्रांसफ़र होते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको यहाँ कंसाइनी की बुक में तो कंसाइनमेंट अकाउंट जब बनेगा तो उसमें ट्रांसफ़र करने भी सिखाए हैं। दोनों के ही अकाउंट्स दोनों की एक्सपेंस मैंने यहाँ पे ट्रांसफ़र किए हैं। फर्स्ट है आपके कंसाइनर के एक्सपेंस। तो कंसाइनी की बुक में कंसाइनर की बुक में जब कंसाइनमेंट अकाउंट बनता है तो हम कंसाइनर का नेम नहीं लिख सकते, यहाँ पे लिखते हैं टू बैंक फॉर द एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर, और कंसाइनी का नेम आएगा टू कंसाइनीज फॉर द एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी। तो यहाँ पे जो मैंने कंसाइनी वर्ड लिखा है, यहाँ पे हमने इसके जो रेकरिंग और नॉन रेकरिंग एक्सपेंस हैं दोनों को प्लस करके ही यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है। तो यहाँ पे हमने दोनों के एक्सपेंस शो कर दिए, कंसाइनर के भी और कंसाइनी के। मतलब कंसाइनमेंट अकाउंट में कंसाइनी और कंसाइनी दोनों के बुक एक्सपेंस शो होते हैं। कंसाइनर का बैंक करके आता है और कंसाइनी का नेम आता है। तो इसी के हेल्प से मैं जर्नल एंट्री जैसे आपको पास करवाती हूँ तो वैसे ही करेंगे। तो जर्नल एंट्री यहाँ पे इन द बुक ऑफ कंसाइनर करेंगे तो वो हमारी कंसाइनमेंट अकाउंट से ही ट्रांसफ़र होकर आ जाएंगी। तो कंसाइनमेंट में मैंने लिखा है कंसाइनर के लिए कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो देखो फर्स्ट एंट्री यही बनी है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर द कंसाइनर एक्सपेंस। और कंसाइनी के लिए बनी है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, क्योंकि यहाँ पे टू दोनों ही टू साइड पे तो दोनों टू पे ही रहेंगे। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक एंड कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, ये तो हो गई फॉर द बुक ऑफ द कंसाइनर। लेकिन अगर हम कंसाइनी की बुक की बात करें तो ये सबसे पहले ये समझना होगा कि जो कंसाइनर है ये जो एक्सपेंस करता है वो ऑन द बिहाफ ऑफ द कंसाइनर करता है। इस वजह से जब भी किसी के बिहाफ पे कोई खर्चा होता है तो उसके अकाउंट को डेबिट करते हैं, या उसके मतलब बोल सकते हैं कि पर्सनल अकाउंट से एंट्री पड़ती है, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इसी के साथ का फोर्थ, कमीशन ऑफ द कंसाइनी। कमीशन ऑफ द कंसाइनी, यहाँ पे तीन तरह की कमीशन कंसाइनर कंसाइनी को पे करता है। एक है सिंपल कमीशन, एक है डेल कमीशन और स्पेशल कमीशन। सिंपल तो नाम से ही क्लियर है कि वर्ड ही सिंपल लिखा है तो सिंपल होगी। तो जो आपकी ग्रॉस सेल होती है, ग्रॉस सेल का मतलब कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल, तो दोनों के ऊपर अगर मैंने एग्जाम्पल दिए 7.5% कमीशन देनी है। लेट्स सपोज द ग्रॉस सेल इज 56,000, तो सिंपल कमीशन अगर कैलकुलेट करनी है तो 56,000 के ऊपर 7.5% कैलकुलेट करते हैं तो ₹4200 की कमीशन सिंपल में आ जाती है।
जो डेल क्रेडिट कमीशन है, तो डेल क्रेडिट कमीशन जनरली जो होती है वो भी ग्रॉस सेल पे ही कैलकुलेट होती है, अनलेस अदरवाइज के क्वेश्चन में ये ना लिखा हो कि ऑन क्रेडिट। अगर क्वेश्चन में क्रेडिट वर्ड लिख दिया तो सिर्फ क्रेडिट पे देना है, अगर नथिंग इज मेंशन तो आपने ग्रॉस सेल के ऊपर ही देनी है। तो सेम वही मैंने यहाँ पे कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल करके 2.5% ले ली। तो ग्रॉस सेल जैसे मैंने पिछले में एग्जाम्पल लिया 56,000, यहाँ पे भी वही एग्जाम्पल लिया 56,000 के ऊपर 2.5% किया तो आपकी 1400 रुपीज़ की डेल क्रेडिट कमीशन आ गई। इस कमीशन का देने का फ़ायदा क्या है कंसाइनर को, कि जब कंसाइनी अगर कोई भी क्रेडिट सेल करता है और इन केस बैड डेट्स हो जाते हैं तो कंसाइनर अपने अकाउंट में बैड डेट्स को इग्नोर करेगा। तो ये देने का फ़ायदा कंसाइनर को इसलिए है क्योंकि वो बैड डेट्स के लिए रिस्क नहीं लेने वाला है। तो दूसरा कहने का मतलब ये भी है कि जब कंसाइनी अगर क्रेडिट सेल करता है और उससे डेटर होते हैं तो वो डेटर अच्छी तरह से अपने रिस्क पे ले ताकि वो रिकवर भी आसानी से कर पाए। नेक्स्ट है स्पेशल कमीशन। स्पेशल कमीशन नाम में ही स्पेशल है। एनी एक्सेस प्राइस रिलाइज ओवर द कॉस्ट प्राइस एंड इनवॉइस प्राइस, या ऐसे भी लिख सकते हैं सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, उसकी परसेंटेज सेल प्राइस माइनस आईपी प्राइस। ये ऐसा है कि हम अपनी सेल का, जैसे सेल आपकी 200 रुपीज़ की है तो आप उसको बोल रहे हैं कि भाई आप इसको 250 पे सेल करो, और अगर आप कर पाते हो तो हम उसके ऊपर भी आपको एक्स्ट्रा सेल देंगे, कमीशन देंगे। तो ये मैंने एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाई है। लेट्स वही क्रॉस सेल मैंने 56,000 ली है और इनवॉइस प्राइस यहाँ पे मैंने 42,000 ले लिया है। तो जब भेजी थी गुड्स 42,000 की थी, लेकिन जब कंसाइनी ने इसको सेल किया तो उसने 56,000 पे सेल कर दिया, तो डिफरेंस आया आपका 14,000। ये आपकी स्पेशल कमीशन के लिए कंसीडर होगा। तो 14,000 के ऊपर 10% कैलकुलेट किया, ₹1400 आपकी स्पेशल कमीशन आ गई। अब इनको बुक में कैसे ट्रांसफ़र करना है, इन द बुक ऑफ द कंसाइनर आपका कंसाइनमेंट अकाउंट बनेगा जिसमें डेबिट और क्रेडिट वही सेम परफॉर्मा तो वही है। यहाँ पे हम लिखेंगे टू कंसाइनी, क्योंकि कमीशन सिर्फ कंसाइनी को मिलनी है। तो टू कंसाइनी, सिंपल कमीशन, डेल क्रेडिट कमीशन, स्पेशल कमीशन, तीनों कमीशन को ऐड करके आप यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दोगे। तो यहाँ पे जर्नल एंट्रीज भी यहीं से पास हो जाएंगी। जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ द कंसाइनर, इन द बुक ऑफ द कंसाइनी। कंसाइनर की तो आपको पता ही है कि कंसाइनमेंट अकाउंट से ट्रांसफ़र हो सकती हैं। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, क्योंकि यहाँ पे टू कंसाइनी आया तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। लेकिन इन द बुक ऑफ द कंसाइनी की बात करेंगे तो यहाँ पे उसने कमीशन को अर्न किया है, और किससे अर्न किया है, कंसाइनर से। सो कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कमीशन अर्नड अकाउंट। फिर से द कंसाइनी की बुक में कंसाइनी ने ये कमीशन अर्न करी है कहाँ से, कंसाइनर से। सो कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कमीशन अर्नड अकाउंट। So that's all about the topic of the third and fourth concept of the introduction of the consignment. तो अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक समझ आ रहा है, अच्छी तरह से आ रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। हेलो, मेरा नाम स्वीटी है, मेरे चैनल का नाम अंश कॉमर्स टेक है। आज इस वीडियो में हम अकाउंटिंग फॉर कंसाइनमेंट इंट्रोडक्शन का लेक्चर नंबर 3 कवर करेंगे, जिसमें हम नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस के कंसेप्ट को स्टडी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस जो है एक अनअवॉइडेबल लॉस है, मतलब इसको हम जो मर्जी कर लें ये होना ही होना है। ड्यू टू किस रीज़न से हो सकता है, लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ द गुड्स। तो एग्जांपल है कोल की, कि कोल की लोडिंग और अनलोडिंग होगी तो थोड़ा बहुत तो वेस्ट होना ही होना है। और नॉर्मल लॉस जो होता है ये कॉस्ट ऑफ कंसाइनमेंट होता है, मतलब इससे ये कॉस्ट को इंक्रीज़ करता है आपकी। इस वजह से इसकी कोई भी जर्नल एंट्री नहीं होती कंसाइनर के अकाउंट में। नॉर्मल लॉस जो होता है कब कंसिडर करते हैं इसको हम, जब हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो ये क्या है, सारा कुछ मैंने इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाया आपको। The M Coal Company consigned to MC Limited 200 tons of the coal. 200 टन्स कोल जो है वो डिस्पैच हो रहा है एट द कॉस्ट ऑफ ₹15,000, और इसके लिए जो कंसाइनर है वो 4600 के रेलवे फ्रेट पे कर रहा है। और MS सेल कंपनी सोल्ड कर रहा है 100 टन्स एंड रिपोर्टेड द शॉर्टेज ऑफ 4 टन्स ऑन द होल कंसाइनमेंट। इसका मतलब क्या है, उसने बताया कि मैंने 200 जो आपने 200 टन्स मुझे सेंड करे थे उसमें मैंने 100 टन्स तो सेल कर दिए, लेकिन जो 4 टन्स हैं वो शॉर्टेज
ऑफ द होल कंसाइनमेंट। इसका मतलब है कि थोड़ा बहुत, क्योंकि 200 टन्स गए हैं तो 400 तो नॉर्मल है कोल का डिस्ट्रॉय होना या लॉस होना, तो इसको हम नॉर्मल लॉस कंसीडर करेंगे। तो नॉर्मल लॉस को जैसे मैंने ऊपर बताया कि जब हम क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करते हैं तब कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पे वही लिखा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए मैंने एक टेबल सा बनाया है जिसमें हम यहाँ पे यूनिट्स, मतलब ये क्वेश्चन टन्स में तो टन लिख देंगे और यहाँ पे रुपीस अमाउंट जितनी भी इसकी पड़ रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द कॉस्ट ऑफ द 200 टन्स ऑफ कोल, तो टन्स में लिखेंगे 200 और कॉस्ट हमारी जैसे कि 15,000 है वो पुट कर दी, प्लस करेंगे नॉन रेकरिंग एक्सपेंस ऑफ द कंसाइनर। वैसे तो कंसाइनर के जो भी एक्सपेंस होते हैं सारे के सारे नॉन रेकरिंग होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे स्पेशल लिख दिया है कि नॉन रेकरिंग एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर जो कि आपको दिए हैं 4600। तो यहाँ पे याद रखना कि टन्स तो 200 ही है, उनको सेंड करने के लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ी है, तो इसलिए 200 टन्स की वैल्यू वही रहेगी और यूनिट मतलब वही रहेंगे, लेकिन जो आपकी कॉस्ट है वो 15,000 से इंक्रीज होकर 19,600 पड़ गई है। अब इसमें से नॉर्मल लॉस पहले लेस हुआ, तो लेस हुआ नॉर्मल लॉस फॉर यूनिट्स का, तो टोटल कॉस्ट 196 टन्स की 196 आई, तो इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ द कंसाइनमेंट। तो कैसे हुआ, क्योंकि आपको 200 टन्स का 19,600 पड़ा था, लेकिन कंसाइनी के पास पहुंच के ये 196 का भी आपको 19,600 रुपीज़ ही पड़ रहे हैं। तो लेस कर, इसके बाद हम लेस करेंगे यूनिट सोल्ड बाय द कंसाइनी। तो उसने बताया था जैसे कि ऊपर हमें क्वेश्चन में कि उसने 100 टन सोल्ड कर दिए, तो रिमेनिंग अनसोल्ड स्टॉक उसके पास कितना है 96 टन्स का। तो उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक 19,000 टोटल कॉस्ट ऑफ द 196 यूनिट्स, 19,600 जो है टोटल कॉस्ट है 196 यूनिट्स की, तो पर यूनिट कितना आया और मल्टीप्लाई करेंगे अनसोल्ड स्टॉक 96 यूनिट, तो टोटल आपकी रुपीज़ आई है वैल्यू की क्लोजिंग स्टॉक की 9600 रुपीज़। तो हम ये भी दोबारा से मैं बता देती हूँ आपकी 19,600 ये वाला है जिसको हम बोलेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ 196 यूनिट्स। तो टोटल या रिमेनिंग कॉस्ट जो हमारे लॉस के बाद जितने भी यूनिट्स बचे हैं उनकी कॉस्ट कितनी पड़ी है, ये भी बोल सकते हैं कि लॉस के नॉर्मल लॉस के बाद कितने यूनिट्स बचे हैं उनकी कितनी कॉस्ट पड़ी है। तो 19,600 डिवाइड बाई आफ्टर नॉर्मल लॉस यूनिट्स बचे हैं हमारे पास 196 इंटू 96, देन आपका जो वैल्यूएशन ऑफ अ क्लोजिंग स्टॉक वो 9600 आएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एबनॉर्मल लॉस। तो एबनॉर्मल लॉस के ये हमारे नोट्स हैं, जो कि मैंने प्रिपेयर किए हुए हैं आपके लिए। तो एबनॉर्मल लॉस जो है वो नॉर्मल से बिल्कुल ही ऑपोजिट होता है। एबनॉर्मल लॉस जो है उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। दूसरा, ये नेचर ऑफ द गुड्स की वजह से नहीं होता, ये हमारी नेग्लिजेंसी या किसी थेफ्ट या फायर की वजह से हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि एबनॉर्मल लॉस इंश्योर्ड हो सकता है, मतलब हम इसकी इंश्योरेंस करवा सकते हैं। एक बैड लक हमारा है कि रास्ते में जाते या गोडाउन में कोई फायर या अगड़ हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस वजह से गुड्स लॉस्ट हो जाती हैं, तो हम उनकी इंश्योरेंस करवा सकते हैं। और मेन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि जब भी आपने एबनॉर्मल लॉस कैलकुलेट करना है उसको हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करना है, क्योंकि क्वेश्चन हो सकता है आपको इनवॉइस प्राइस पे भी गिवन हो, तो आपने इनवॉइस प्राइस नहीं लेना है। मैं बार बार बता रही हूँ, इनवॉइस प्राइस नहीं लेना है, हमें कॉस्ट प्राइस पे एबनॉर्मल लॉस कंसिडर करना है। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल से जो एबनॉर्मल लॉस है उसको कैलकुलेट करके सिखाया है। नंबर ऑफ द गुड्स सेंट ऑन द कंसाइनमेंट 100 यूनिट्स, तो जितनी गुड्स भेजी हैं उनकी यूनिट्स हैं 100 और इनवॉइस प्राइस है 250 पर यूनिट्स और कॉस्ट प्राइस है 200 पर यूनिट्स। कंसाइनर के एक्सपेंस है 1000 और कंसाइनी के नॉन रेकरिंग एक्सपेंस हैं 500। तो इनकी हेल्प से आपको कैलकुलेट करना है एबनॉर्मल लॉस फॉर 10 यूनिट्स। अगर 10 यूनिट रास्ते में या गोडाउन में ख़राब होती हैं तो उनकी कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे इन केस ऑफ द एबनॉर्मल लॉस। तो यहाँ पे मैंने इनको दो केसेस में डिवाइड किया है। एक है एबनॉर्मल लॉस अराइज ड्यूरिंग ट्रांजिट, मतलब जब ए ने गुड्स या कंसाइनर ने गुड्स बी को भेजी हैं, कंसाइनी को भेजी हैं, तो रास्ते में ही बी के पास पहुंचने से पहले ही गुड्स में लॉस हो गया। और दूसरा केस है
कि गोडाउन में कंसाइनी के पास लॉस हुआ, मतलब कंसाइनी ने गुड्स रिसीव कर ली और जब गुड्स उनके शॉप में थी या गोडाउन में थी तब जाके लॉस हुआ। तो केस तो थोड़ा सा डिफरेंट है, आधा तो सेम है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे आके हम शॉप वाले में थोड़ा सा हम यहाँ पे आगे इसको एक एक्सपेंस और ऐड करने वाले हैं। तो पहले करते हैं ड्यूरिंग अ ट्रांजिट। तो कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, क्योंकि मैंने बोला इसको कॉस्ट प्राइस पे करना है, तो 10 यूनिट्स आपके हैं एबनॉर्मल लॉस के और कॉस्ट प्राइस है आपका 200। तो कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस है 2000। ऐड करेंगे हम कंसाइनर के एक्सपेंस इन प्रपोर्शनेट। प्रपोर्शनेट का मतलब क्या है कि कंसाइनर ने अपनी 100 यूनिट सेंड करने के लिए 1000 का खर्चा किया, तो 1000 का खर्चा 100 यूनिट्स के लिए है, तो 10 के लिए कितना होगा, वो आएगा 100 रुपीज़। तो आपका टोटल कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस बन गया 2000 प्लस 100 2100। तो यहाँ पे एक मैंने फॉर्मूला भी बनाया है, कंसाइनर एक्सपेंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स सेंट ऑन द कंसाइनमेंट। तो कंसाइनर एक्सपेंस हैं आपके 1000 और नंबर ऑफ यूनिट्स सेंट हैं आपके, कंसाइनर एक्सपेंस है आपके 1000 और नंबर ऑफ यूनिट्स हैं आपके 100। तो मल्टीप्लाई करेंगे एबनॉर्मल लॉस यूनिट जो कि हैं आपके 10। तो 1000 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 10, तो आपके 100 रुपीज़ प्रपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर ये एबनॉर्मल लॉस के लिए आ गए। तो इनको हम ऐड करते हैं 2000 प्लस 100 प्लस, तो आपका टोटल कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस 2100 आ गया। तो सिंपल कहने का तरीका क्या है कि जब ड्यूरिंग ट्रांजिट होंगे तो एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट में आपने कंसाइनर के प्रपोर्शनेट एक्सपेंस ऐड करने हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम दूसरे कंसेप्ट पे आते हैं कि गोडाउन में जाके लॉस हुआ है, तो बाकी चीज़ें तो सेम है, वही चीज़ है। कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस 10 यूनिट्स का 2000 ही है, कंसाइनर के प्रपोर्शनेट एक्सपेंस 100 ही हैं, जो पिछले केस में थे वही सेम यहाँ पे लिए हैं। बट यहाँ पे क्योंकि गोडाउन में जाके लॉस हुआ है, इस वजह से कंसाइनी के नॉन रेकरिंग एक्सपेंस का प्रपोर्शनेट भी यहाँ पे ऐड होगा। कंसाइनी के नॉन रेकरिंग एक्सपेंस का प्रोपोर्शनेट भी यहाँ पे ऐड होगा। तो कंसाइनी के नॉन रेकरिंग एक्सपेंस जैसे कि आपको एग्जांपल में बताए हैं 500 रुपीज़ हैं। तो 500 कितने यूनिट्स, क्योंकि उसने पूरी की पूरी यूनिट्स रिसीव करी थी, कितनी यूनिट्स सेंड हुई थी 100, और उसने क्योंकि रास्ते में कोई ख़राबी नहीं हुई है, इन केस अगर कोई ख़राबी नहीं है तो उसने पूरे 100 यूनिट्स रिसीव करे हैं। तो उसने जो 500 का खर्चा है वो 100 यूनिट्स के ऊपर किया है। तो एबनॉर्मल लॉस के 10 यूनिट्स के ऊपर कितना आएगा 50 रुपीज़। तो गोडाउन में अगर लॉस होता है तो एबनॉर्मल लॉस की टोटल कॉस्ट 2150 बन जाएगी। तो क्या किया मैंने, ड्यूरिंग ट्रांजिट है तो आपने सिर्फ कंसाइनर का प्रोपोर्शनेट ऑफ एक्सपेंस ऐड करना है, लेकिन इन ट्रांजिट इन शॉप है या इन गोडाउन है तो आपने कंसाइनर का प्रोपोर्शनेट प्लस कंसाइनी के नॉन रेकरिंग का प्रोपोर्शनेट भी ऐड करना है। इसके बाद मैंने यहाँ पे ना एक इंश्योरेंस का भी बताया है कि जैसे इस क्वेश्चन में, इस एग्जांपल में आपकी अब नॉर्मल लॉस आ रहा है 2100 का। तो मान लो कि आपकी गुड्स इंश्योर्ड है और इंश्योरेंस क्लेम एडमिट हुआ है, तो इंश्योरेंस कंपनी ने आपको 1500 आपको क्लेम दे दिया है। तो आपने जब बुक में ट्रांसफ़र करना है तो अब नॉर्मल लॉस जो है आपको वो 600 रहेगा, क्योंकि 2100 माइनस 1500 का इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हो गया, तो एबनॉर्मल लॉस सिर्फ आपका 600 आ गया। तो इसके बाद हम इनको बुक्स में ट्रांसफ़र करना सीखेंगे। तो नेक्स्ट है अब नॉर्मल लॉस को हम अकाउंट्स में कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, उसके लिए मैंने लेजर और जर्नल एंट्रीज बनाई हैं। तो इन द बुक ऑफ द कंसाइनर, कंसाइनमेंट अकाउंट में एबनॉर्मल लॉस जो है वो क्रेडिट साइड पे ट्रांसफ़र होता है। सो बाय एबनॉर्मल लॉस बाय बैंक, बैंक का मतलब है अगर इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ है तो वो डालेंगे। तो इसी की हेल्प से जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ कंसाइनर कैसे बनेगी, क्योंकि ये क्रेडिट साइड पे है तो ऑब्वियसली यहाँ पे डेबिट होना है। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट इफ द इंश्योरेंस क्लेम रिसीव टू कंसाइनमेंट अकाउंट। रिवाइज, बाय एबनॉर्मल लॉस लिखा है तो यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस डेबिट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। यहाँ तक तो क्वेश्चन सिंपल है कि आपको सिर्फ एबनॉर्मल लॉस और इंश्योरेंस क्लेम दिया है, लेकिन इन केस आपको क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉस की डैमेज गुड्स हुई हैं जो वो सोल्ड भी हो रही हैं, उसके ऊपर कमीशन भी मिल रही है और वो रिकवर भी करनी है, इंश्योरेंस क्लेम भी उनको मिल रहा है, तो हम उस केस में एक्सीडेंटल लॉस अकाउंट या जिसको एबनॉर्मल लॉस अकाउंट भी बोलते हैं वो प्रिपेयर करना पड़ता है।
तो यहाँ पे मैंने यही बनाया है एक्सीडेंटल लॉस अकाउंट। तो यहाँ से क्योंकि कंसाइनमेंट अकाउंट में एबनॉर्मल लॉस को बाय एबनॉर्मल लॉस लिखा है, तो यहीं से ये ट्रांसफ़र होके कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। कंसाइनमेंट अकाउंट से ट्रांसफ़र होके एबनॉर्मल लॉस में ये टू कंसाइनमेंट अकाउंट करके आ जाएगा। तो लिखा भी हुआ है एबनॉर्मल लॉस ट्रांसफर्ड फ्रॉम द कंसाइनमेंट अकाउंट। तो यहाँ पे जब मैंने ऊपर बैंक इंश्योरेंस क्लेम डाला, अब यहाँ पे नहीं डलेगा, वो आपका एबनॉर्मल लॉस में ही आएगा, क्योंकि क्लेम अगर लॉस यहाँ पे है तो ऑब्वियसली उसका क्लेम क्रेडिट साइड पे आएगा। तो बाय बैंक इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, और बाय साइड पे अगर कंसाइनी ने डैमेज गुड्स को सोल्ड किया है तो बाय कंसाइनी अकाउंट सेल ऑफ द डैमेज गुड्स। अगर कंसाइनी को इसके ऊपर कमीशन भी मिल रही है, क्योंकि कई क्वेश्चन में लिखा है कि डैमेज गुड्स सोल्ड होती है तो उसके ऊपर कंसाइनी को कमीशन भी रिसीव करेगा वो, तो वही कमीशन आपकी टू साइड पे आ जाएगी, टू कंसाइनी अकाउंट डेबिट। तो इसके लिए कमीशन अर्नड ऑन द डैमेज फॉर द सेल्स, तो यहाँ पे आपके डेबिट साइड पे शो हो जाएगी। तो इन सबको अगर हम बैलेंस करेंगे तो बैलेंस की फिगर एबनॉर्मल लॉस में आएगी। द बाय एबनॉर्मल लॉस ट्रांसफ़र टू P&L, मतलब आपने एबनॉर्मल लॉस की जो बैलेंसिंग फिगर है उसको P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, ये आपकी बैलेंसिंग फिगर है। रिपीट, एक्सीडेंटल लॉस अकाउंट में आपने एबनॉर्मल लॉस को ट्रांसफ़र किया कंसाइनमेंट अकाउंट से, और आपने यहाँ पे जितना लॉस हुआ, जितनी उसकी इंश्योरेंस रिकवरी हुई बाय साइड पे, अगर कोई लॉस कोई डैमेज गुड्स सोल्ड हो जाती हैं तो बाय कंसाइनी करके डालेंगे यहाँ पे क्रेडिट साइड पे, और अगर कंसाइनी को इसके ऊपर हमें कोई कमीशन देनी पड़ती है तो वो आपकी डेबिट साइड पे आ जाएगी। देन इनको मैंने जर्नल्स में भी पास करके बताया है, तो यहीं से वो बन जाएंगी। जैसे फर्स्ट है तो फॉर द एबनॉर्मल लॉस अराइज, द एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। दूसरी एंट्री है फॉर द अमाउंट ऑफ क्लेम एडमिटेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी, तो वो यहीं से एंट्री ट्रांसफ़र कर देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस, किसके लिए? द अमाउंट क्लेम बाय द इंश्योरेंस कंपनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस, जो यहीं से आपके अकाउंट से ट्रांसफ़र होने वाली है। फिर नेक्स्ट लास्ट एंट्री आपकी फॉर द सेल ऑफ द डैमेज गुड्स, इसके लिए भी हम यहीं से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसी एंट्री को यहीं से हम कंसीडर कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे सेल के लिए लिखा है बाय कंसाइनी, एबनॉर्मल लॉस या एक्सीडेंटल लॉस अकाउंट में लिखा है बाय कंसाइनी, तो यहीं आप देख लो कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस, और कमीशन के लिए लिखा है टू कंसाइनी, तो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। फिर से रिपीट करती हूँ, अगर सेल करी है तो कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस, और उसके ऊपर अगर कमीशन है तो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। तो दैट्स ऑल ऑन दिस टॉपिक एबनॉर्मल लॉस एंड नॉर्मल लॉस। तो आई थिंक आपको यहाँ तक आसानी से समझ आ जाएगा। इसके बाद आपको नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस के लिए ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होगी। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, एंड थैंक्स। हेलो, मेरा नाम स्वीटी है एंड माय चैनल नेम इज़ अंश कॉमर्स टेक है। दिस इज़ आर लेक्चर नंबर 4 ऑन अकाउंटिंग फॉर कंसाइनमेंट रिडक्शंस, जिसमें हम क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेशन को सीखेंगे या कवर करेंगे। तो उससे पहले मैंने जैसे कि आपको फर्स्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मैं आपको अपने बेसिक कंसेप्ट ऐसे समझाऊंगी कि आप अपने क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो आई थिंक आई हैव फुलफिल्ड माई प्रॉमिस। तो उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो बेसिक कंसेप्ट के प्रॉपर नोट्स हैं वो मैं आपको वीडियो के एंड में अटैच कर दूँगी। तो उससे पहले हम क्लोजिंग स्टॉक ऑफ कैलकुलेशन को कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन सीखते हैं कि कैसे आएगी। सो क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करने के लिए हमारे यहाँ पे दो केसेस हैं, जिसमें हैं when abnormal loss and normal loss occurred। नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस occurred को भी मैंने आगे दो केसेस में डिवाइड किया है। केस नंबर 1 है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, केस नंबर 1 एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट एंड नॉर्मल लॉस इन गोडाउन। रिपीट, एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट एंड नॉर्मल लॉस इन गोडाउन। तो उसको सॉल्व करने के लिए ये एक टेबल सा बनाया गया है, तो जिसमें जैसे मैं हर बार जो भी आपको कैलकुलेशन सिखाती हूँ एक टेबल के थ्रू ही सिखाती हूँ, ताकि आपको याद करना भी आसान रहे और समझना भी आसान रहे।
तो फर्स्ट यहाँ पे मैंने यूनिट्स लिखे हैं, यहाँ पे अमाउंट्स लिखी हैं। तो याद रखना जब भी हम इस केस को सॉल्व करेंगे हम इसको कॉस्ट प्राइस पे सॉल्व करेंगे, चाहे क्वेश्चन इनवॉइस पे भी है लेकिन क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन अभी इस टेबल में कॉस्ट प्राइस पे होगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉस्ट ऑफ द गुड्स एंड ईच ₹800,000 यूनिट्स। ये मैंने सारी इमेजिनरी फिगर्स ली हैं। तो यहाँ पे क्या है कि 800 रुपये की एक गुड का प्राइस 800 रुपये है और 1000 यूनिट्स भेजे गए हैं। तो 1000 यूनिट्स और अमाउंट आई आपकी 1 लाख प्लस कंसाइनर एक्सपेंस। तो यहाँ पे अमाउंट्स यूनिट्स में तो कुछ नहीं आएगा लेकिन अमाउंट में आपका 50,000 आएगा क्योंकि उसने खर्चा जो है 1000 यूनिट्स के ऊपर किया है। यूनिट्स नहीं इंक्रीज हुई लेकिन कॉस्ट इंक्रीज हो गई है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ द गुड्स कंसेंट 1000 यूनिट्स के लिए अब आपको 8,50,000 पे करना पड़ा। मतलब कंसाइनर का टोटल खर्चा 8,50,000 बन गया ऑन 1000 यूनिट्स। अब क्योंकि रास्ते में मैंने टॉप पे लिखा था कि ये केस जो है एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट, तो यहाँ पे हम एबनॉर्मल लॉस को लेस करेंगे क्योंकि कंसाइनी के रिसीव करने से पहले गुड्स लॉस्ट हो गई हैं इन ट्रांजिट। उसके लिए भी मैंने इमेजिनरी फिगर ली है कि 425 यूनिट्स की हमारी 25 यूनिट्स रास्ते में ख़राब हुई हैं। तो उसकी कैलकुलेशन जैसे मैंने लेक्चर नंबर 3 में करवाई थी वहाँ से भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे करना और आसान है क्योंकि हमें टोटल कॉस्ट पहले से ही पता है। हम इसी का प्रपोर्शनेट कर सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है 8,50,000 अमाउंट डिवाइड बाय कितने यूनिट के लिए 1000 और एबनॉर्मल लॉस कितने यूनिट्स को हुआ 25 यूनिट्स का। तो आपकी एबनॉर्मल लॉस जो आया है वो 21250 का आया है। तो क्योंकि लॉस हुआ है इस वजह से यहाँ पे यूनिट्स भी लेस हो गई, यहाँ पे अमाउंट भी लेस हो गई। तो जब कंसाइनी ने इस कंसाइनमेंट को रिसीव किया तो उसके पास 975 यूनिट्स पहुंचे हैं और उसकी कॉस्ट उसको 828750 की बताई गई है। ऐड करेंगे कंसाइनी के नॉन रेकनिंग एक्सपेंस इफ एनी इन द क्वेश्चन मेंशन। तो हमने 2500 के कंसाइनी के क्वेश्चन ऐड कर नॉन रेकनिंग एक्सपेंस ऐड कर दिए। तो उसको 975 यूनिट्स के लिए अब कितनी कॉस्ट पड़ रही है 831250। लेकिन कंसाइनी ने फिर कंसाइनर को इन्फॉर्म किया कि नॉर्मल लॉस भी हुआ है इन गडाउन, क्योंकि जैसे मैंने बताया थी कि कोल वगैरह अगर कोई भी ऑयल वगैरह है तो उसकी लीकेज वगैरह हो सकती है जिसे हम नॉर्मल लॉस कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मल लॉस क्योंकि हमारे कैलकुलेशन में तो यूज़ नहीं होता लेकिन एंट्री में यूज़ नहीं होता लेकिन क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करते वक्त लेस होती है इसकी यूनिट्स, इसकी कॉस्ट कोई नहीं होती, इसकी सिर्फ यूनिट्स लेस होती हैं। तो 975 में से 25 का नॉर्मल लॉस लेस हुआ तो आपकी जो यूनिट्स हैं कंसाइनी को सोल्ड करने के लिए बची हैं 950 यूनिट्स और कॉस्ट उनकी वही पड़ेगी 831250। तो इसके बाद यहाँ से मैंने कॉस्ट को डबल लाइन से क्लोज किया कि क्वेश्चन यहाँ से आगे वर्किंग नोट यहाँ से आगे नहीं जाएगा, लेकिन जो यूनिट्स है वहाँ से हमें अनसोल्ड यूनिट्स पता करने हैं। तो वो कैसे आएंगे, जितने उसने गुड्स उसके पास नेट यूनिट्स बचे हैं आफ्टर द नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस 950, उसमें से हम उसने जितने सोल्ड किए हैं तो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड बाय द कंसाइनी 750 लेस किए तो जो रिमेनिंग अनसोल्ड स्टॉक है वो 200 यूनिट्स का उसके पास पड़ा है। तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 200 यूनिट जो है उनकी कैसे कैलकुलेट होगी, द वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो आपने वही जो पिछले प्रोपोर्शनेट किया था वैसे ही प्रोपोर्शनेट करना, बट यहाँ पे आपने नेट कॉस्ट ऑफ द गुड्स रिसीव बाय कंसाइनी जो उसने 950 यूनिट्स के ऊपर जो भी खर्चा किया है उसका प्रोपोर्शनेट करना है। देन 831250 डिवाइड बाय 950 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 200 दैट्स अ क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स। तो आपका 1,75,000 की आपकी जो क्लोजिंग स्टॉक की है वो वैल्यूएशन आई है, लेकिन ये हमारी कॉस्ट प्राइस पे आई है। तो अगर हमें इसको इनवॉइस प्राइस पे कन्वर्ट करना है तो हमें लोडिंग ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऐड करना पड़ेगा। तो लोडिंग ऑफ जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कैसे कैलकुलेट होता है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ यूनिट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक मल्टीप्लाई बाय लोडिंग पर यूनिट। और लोडिंग पर यूनिट कैसे कैलकुलेट होती है वो लेक्चर 1 में मैंने कवर किया है, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हो। तो जिससे आपका ये क्वेश्चन इनवॉइस प्राइस पे कन्वर्ट हो जाएगा और आप आराम से इसको अपने जो भी आपके अकाउंट्स हैं उनमें ट्रांसफ़र कर सकते हो। यहाँ ये वर्किंग नोट आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। आई थिंक आप कोई भी क्वेश्चन करते हो तो आपको इसी वर्किंग नोट की हेल्प से करना चाहिए। इससे आपको एबनॉर्मल लॉस भी ईजिली फाइंड आउट हो जाता है और आपका क्लोजिंग स्टॉक भी ईजिली फाइंड आउट हो जाता है। तो किसी भी तरह की प्रॉब्लम यहाँ पे आसानी से सॉल्व हो सकती है। तो नेक्स्ट इसको मैंने जैसे बताया कि मैंने इसको 2 केसेस में डिवाइड किया। तो सेकंड केस है आपका नॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट एंड एबनॉर्मल लॉस इन गडाउन। पिछला केस था जिसमें मैंने एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट लिखा था और नॉर्मल लॉस गडाउन। यहाँ पे क्या है कि नॉर्मल पहले हुआ है और एबनॉर्मल उसके गडाउन में हुआ है।
तो चेंज कुछ ज़्यादा नहीं है। जहाँ पे मैंने वहाँ अब नॉर्मल लॉस लेस किया था, अब वहाँ पे नॉर्मल लॉस, उस नंबर पे नॉर्मल लॉस लेस होगा, और जहाँ पे मैंने नॉर्मल किया था वहाँ पे अब नॉर्मल लॉस लेस होगा। तो लेट्स स्टार्ट कैसे किया है, फिर वही है, टेबल वही है, यूनिट्स वही है, कॉस्ट प्राइस अमाउंट वगैरह वही लेनी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड वही अमाउंट, वही यूनिट्स ले लिए आपने, यहाँ पे यूनिट्स आ गई, यहाँ पे अमाउंट आ गई। अगर कंसाइनर के एक्सपेंस आए तो जैसे कि मैंने बताया कि उसके यूनिट्स में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यूनिट्स वही आ जाएंगे, उसकी एक्सपेंस ऐड हो जाएंगे तो कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। देन नॉर्मल लॉस क्योंकि ट्रांजिट में हुआ तो नॉर्मल लॉस के सिर्फ यूनिट लेस होते हैं, तो वो लेस करने के बाद हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स रिसीव बाय कंसाइनी उतने कम अमाउंट से, क्योंकि उसने अगर 1000 भेजे हैं तो 25 लॉस हुए तो 975 यूनिट उसको रिसीव हो गए और उसकी कॉस्ट वही पड़ी है। अगर कंसाइनी ने कोई नॉन रेकनिंग एक्सपेंस किए हैं फिर उसको ऐड करेंगे, उसके बाद हम एबनॉर्मल लॉस को जो भी गोडाउन में हुआ उसको लेस करेंगे। उसको प्रोपोर्शनेट करने का तरीका वही है, जो अमाउंट उसने एक्चुअल में रिसीव करी है आफ्टर एक्सपेंस, कंसाइनी के एक्सपेंस के बाद की जो अमाउंट है, यहाँ पे मैंने लिखा है स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 1 की अमाउंट और स्टेप नंबर 2 के यूनिट्स यहाँ पे डिवाइड किए या प्रोपोर्शनेट किए, मल्टीप्लाई बाय एबनॉर्मल लॉस इन यूनिट्स, तो आपका ये एबनॉर्मल लॉस आ जाएगा। और जैसे कि बताया कि कोई भी लॉस है वो लेस होता है इन यूनिट्स, इन अमाउंट्स, तो ये लेस हो गया। नेट कॉस्ट ऑफ द गुड्स रिसीव बाय द कंसाइनी, ये उसकी नेट यूनिट्स और नेट अमाउंट आ गई। जैसे कि यहाँ पे भी मैंने डबल लाइंस लगाई हैं, इसका मतलब है यहाँ से कैलकुलेशन आगे नहीं करनी है, लेकिन हमें नंबर ऑफ यूनिट्स इन क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट करने के लिए यहाँ से हमें इन यूनिट में से जो भी सोल्ड यूनिट्स है वो लेस करेंगे तो रिमेनिंग अनसोल्ड स्टॉक आ जाएगा आपका इन यूनिट्स। तो कैलकुलेशन करने का तरीका पुराना ही है जो पिछली मैंने स्टेप केस नंबर 1 में समझाया है। तो यहाँ पे भी स्टेप नंबर 3 की अमाउंट और स्टेप नंबर 4 की यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स जो आपने फाइंड आउट किए हैं यहाँ से, तो आपका ये कॉस्ट प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। जिसमें अगर क्वेश्चन लोडिंग पे है मतलब इनवॉइस प्राइस पे, तो लोडिंग ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऐड करेंगे तो आपका इनवॉइस प्राइस कैलकुलेट हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक का। और लोडिंग कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी मैंने आपको केस नंबर 1 में अच्छी तरह से समझाया है, तो केस नंबर 2 में भी वैसे ही करनी है, क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय लोडिंग पर यूनिट्स, जो कि आप लेक्चर नंबर 3 में से लेक्चर नंबर 1 में से कवर कर सकते हो, वहाँ पे मैंने इसको प्रॉपर वे से समझाया है। तो क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करने के लिए ये हमारे 2 केस हैं। तो रिपीट की फर्स्ट है आपका एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट and normal loss in godown, and second case है normal loss in transit and abnormal loss in godown। तो इससे आप इसकी हेल्प से आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका जो एबनॉर्मल लॉस है वहाँ यहीं प्रोपोर्शनेट करके सॉल्व हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक भी यहीं से सॉल्व हो जाएगा। तो आई थिंक ये आपकी बहुत हेल्प करने वाला है आपकी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट करने में, क्योंकि बच्चों को यही चीज़ वहाँ पेपर में थोड़ी सी कंफ्यूज करती है कि जब नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस दोनों आ जाते हैं। तो आई थिंक ये आराम से हो जाएगा। अब मैं इस वीडियो के साथ आपको अटैच करके बता रही हूँ कि मैंने इसके कौन कौन से नोट्स आपको प्रोवाइड किए थे लेक्चर नंबर 1 में और लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 में। तो आई थिंक आपने सारे नोट्स देख लिए होंगे, समझ लिए होंगे, तो अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फॉर अकाउंटिंग फॉर कंसाइनमेंट इंट्रोडक्शन के जो बेसिक कंसेप्ट थे कंसाइनमेंट के, रिलेशनशिप गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर एंड कंसाइनी, कमीशन ऑफ कंसाइनी, नॉर्मल लॉस ऑफ द गुड्स, एबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स एंड क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेशन, ये सारे टॉपिक अब आपके कवर हो गए हैं। और नेक्स्ट वीडियो में अब हम इसके जर्नल और लेजर डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपको प्रैक्टिकल विद वर्किंग नोट सॉल्व करके बताऊंगी। तो अगर आप मेरी वीडियो को कंटिन्यू देखना चाहते हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को समझना चाहते हैं तो आपको मेरी वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। थैंक यू।
मेरा नाम स्वीटी है एंड आवर चैनल नेम इज़ अंश कॉमर्स टेक। दिस इज़ आवर लेक्चर नंबर 5 ऑन कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। आज इस वीडियो में हम जर्नल लेजर इन द बुक ऑफ द कंसाइनर एंड कंसाइनी कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ द कंसाइनर। तो फर्स्ट एंट्री है, क्योंकि कंसाइनमेंट शुरू तभी होगा क्योंकि जब गुड्स भेजी जाएंगी। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट यहाँ पे ना कंसाइनमेंट अकाउंट टू दिल्ली, टू जो भी बेंगलोर जो भी है वो सिटी का नाम या जो भी कंसाइनमेंट जा रही है उसका नाम आएगा। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अगर गुड्स कॉस्ट पे गई हैं तो ये एंट्री आएगी। अगर गुड्स इनवॉइस प्राइस पे गई हैं विद लोडिंग गई हैं तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। एंट्री देखो बिल्कुल सेम है बट प्राइस का डिफरेंस है। अगर यहाँ 100 से आई है, मान लो कॉस्ट प्राइस 100 है तो इनवॉइस प्राइस 125। फ़र्क यही है कि एंट्री सेम पड़ेगी लेकिन अमाउंट चेंज हो जाएगी। अब बात आती है थर्ड एंट्री की कि अगर गुड्स इनवॉइस प्राइस पे गई हैं तो ऑब्वियसली इसके ऊपर लोडिंग है, तो लोडिंग को एडजस्ट करने के लिए एंट्री बिल्कुल इससे रिवर्स हो जाएगी। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट टू यहाँ पे टू कंसाइनमेंट हो जाएगा और विद लोडिंग चार्जेस। लोडिंग चार्जेस कितने आपके यहाँ पे 25 रुपीज़, क्योंकि 100 कॉस्ट प्राइस है और 125 आपके इनवॉइस प्राइस हैं तो लोडिंग आपके 25 रुपीज़। नेक्स्ट फोर्थ है एक्सपेंस, क्योंकि कंसाइनमेंट को भेजना है तो ऑब्वियसली कंसाइनर को कुछ खर्चे करने पड़ेंगे। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट किस पे खर्चे करें, वो उस कंसाइनमेंट पे जो दिल्ली को जा रही है। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक जो भी हो सकता है। उसके बाद अगर क्योंकि कंसाइनमेंट गुड्स कंसाइनमेंट का तभी भेजता है अगर कंसाइनी से उसको कुछ एडवांस रिसीव होता है, वो जस्ट अपनी सिक्योरिटी के लिए एडवांस लेता है। सो बैंक क्योंकि यहाँ पे वो एडवांस रिसीव कर रहा है, वो का मतलब है यहाँ पे कंसाइनर। तो कंसाइनर अगर एडवांस रिसीव कर रहा है फ्रॉम द कंसाइनी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। इसी तरह अब 6 एंट्री में क्या है कि अब कंसाइनी ने वो गुड्स रिसीव कर लिए हैं तो उसको कुछ लोडिंग और अनलोडिंग चार्जेस अनलोडिंग रेकरिंग या नॉन रेकरिंग एक्सपेंस इनकर करने पड़ेंगे। तो कंसाइनमेंट क्योंकि वो किसके ऊपर खर्चा कर रहा है, उस कंसाइनमेंट के ऊपर खर्चा कर रहा है, इस वजह से कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। 7th है क्योंकि उसने अब कंसाइनमेंट रिसीव करी है तो उसका मेन पर्पज़ है उनको सोल्ड करना। सो कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, क्योंकि वो कभी भी यहाँ पे बैंक वगैरह नहीं शो करेगा, वो अपनी बुक में बैंक शो करेगा। यहाँ पे उसने कंसाइनर ने किसको कहना है कि कंसाइनी ने गुड्स सोल्ड करी हैं, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। 8th है कमीशन पेबल टू कंसाइनी, क्योंकि गुड्स सोल्ड हुई हैं तो उसका पर्पस था कंसाइनी का कमीशन लेना, तो कंसाइनर उसको कमीशन देगा। तो किस भी हाथ पे देगा, किसका खर्चा माना जाएगा, कंसाइनमेंट का। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। तो नेक्स्ट है 9th एंट्रीज की, जो अनसोल्ड स्टॉक बच गया है आपका तो कंसाइनी उसको भी आपको बताएगा। तो आप कंसाइनमेंट स्टॉक को, क्योंकि गुड्स एंड टू साइड पे थी उसका रिवर्स बाय साइड पे आ जाएगा, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। अगर ये सेम वही है, अगर ये लोडिंग पे है मतलब आईपी प्राइस पे है तो इसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास रिवर्स हो जाएगी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट स्टॉक रिजर्व अकाउंट या इसको सस्पेंस अकाउंट भी बोल सकते हैं। फिर नेक्स्ट है अगर गुड्स लॉस्ट हो गई हैं तो एबनॉर्मल लॉस भी क्रेडिट होता है, तो नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू अकाउंट में क्रेडिट होता है तो यहाँ पे डेबिट हो जाएगा एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। नेक्स्ट है अगर इंश्योरेंस क्लेम रिकवर हुआ तो कैश अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, और अगर डैमेज गुड्स सोल्ड हुई हैं तो कैश अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, और अगर कमीशन पेबल हुई है डैमेज गुड्स के ऊपर तो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट, और द एबनॉर्मल लॉस अगर P&L में ट्रांसफर होना तो P&L अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस। ये सारी एंट्रीज को मैंने प्रॉपर वे से लेक्चर नंबर 3 में कवर किया है, तो आप लेक्चर नंबर 3 देखेंगे तो आपको नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉसेस में यहाँ पे एंट्री का रीज़न भी और प्रॉपर वे से भी मैंने बताया, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एंट्री है 16, अगर कंसाइनमेंट में हमें प्रॉफिट हो रहा है तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू P&L, और लॉस हो रहा है तो P&L अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। तो लास्ट नहीं 17 एंट्री है फाइनल रेमिटेंस। फाइनल क्योंकि कंसाइनी ने सारी गुड्स सोल्ड कर दी हैं तो वो फाइनल जो भी कलेक्शन हुई है वो कंसाइनर को देनी पड़ेगी। तो कंसाइनर यहाँ पे रिसीव कर रहा है बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। और क्लोजिंग स्टॉक, इसके बाद आप जो गुड्स सेंट होती हैं उनको आप ट्रांसफ़र करते हो ट्रेडिंग अकाउंट में। सो गुड्स सेंट ऑन द कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। अगर ये स्पेशल है कि अगर डेल क्रेडिट कमीशन क्वेश्चन में है तो कैसी एंट्री पढ़नी है। इफ द डेल क्रेडिट कमीशन इज अलाउ
तो जो बैड डेट्स होंगे उसके लिए कंसाइनर बेयर नहीं करता, इस वजह से यहाँ पे कोई एंट्री नहीं आएगी। लेकिन अगर वो डायल क्रेडिट कमीशन नहीं अलाउ कर रहा है तो बैड डेट्स हुए हैं तो उसके लिए कंसाइनर ही बेयर करेगा। सो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। 20th है गुड्स इन ट्रांजिट, अगर इन केस उसने गुड्स भेजी हैं और गुड्स जो है वो रास्ते में ही अभी पड़ी हैं क्योंकि कंसाइनी को अभी रिसीव नहीं है, तो गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। तो नेक्स्ट है आपकी जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ द कंसाइनी फॉर रिसीविंग द गुड्स। यहाँ पे उसने गुड्स रिसीव कर रही हैं तो कोई एंट्री नहीं आएगी। सेकेंड है एडवांस गिवन टू द कंसाइनर, क्योंकि कंसाइनर ने कंसाइनी को एडवांस दिया था तो किसको दिया है, कंसाइनर को, तो कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू बैंक। और उसने अगर एक्सपेंस पे किए हैं, किसके बिहाफ पे किए हैं, कंसाइनर के, तो कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश। और अगर सेल करी है तो उसकी कलेक्शन किसको देनी है, कंसाइनर को, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर। इफ़ द क्रेडिट सेल है तो कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। और अगर डेटर से कलेक्शन हुई है तो इसकी रिवर्स हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट डेटर्स। और अगर उसको कमीशन मिली है, कहाँ से मिली है, कंसाइनर से, तो कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कमीशंस। और मेकिंग अ फाइनल पेमेंट कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक, आप कुछ भी लिख सकते हो। उसके बाद लास्ट 8th एंड 9th एंट्री है डेल क्रेडिट कमीशन की। तो डेल क्रेडिट कमीशन अगर अलाउ है, मतलब उसको मिल रही है, तो वो बैड डेट्स खुद बेयर करने वाला है, तो बैड डेट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट। और अगर डेल क्रेडिट कमीशन नहीं मिल रही है तो कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट। ये सारी हमारी जनरल एंट्रीज को कवर करती हैं। तो ये जनरल एंट्री सिर्फ आपके प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं इंपॉर्टेंट है, ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पेपर में आपको क्वेश्चन आता है 15 मार्क्स का, तो ये थ्योरी भी आपके लिए, थ्योरी में भी कवर करता है आपका। तो इसके बाद हम लेजर करेंगे। द नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेजर इन द बुक ऑफ द कंसाइनर। तो कंसाइनर की बुक में हमारी फर्स्ट अकाउंट बनना है कंसाइनमेंट अकाउंट, सेकंड बनना है कंसाइनी अकाउंट, थर्ड है कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट, और फोर्थ है आपका एक्सीडेंटल लॉस अकाउंट, और नेक्स्ट आपका है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, देन कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट, और लास्ट आपका कंसाइनमेंट स्टॉक रिजर्व अकाउंट। तो ये मैंने सारे के सारे आपको अकाउंट जो मोस्टली पेपर में या क्वेश्चन में पूछे जाते हैं वो सारे के सारे मैंने प्रिपेयर किए हुए हैं। तो इनमें ये एंट्रीज कैसे पास होती है, जनरल एंट्री से ये कैसे बनता है, या इनसे जनरल एंट्री कैसे बन सकती है। तो जिनको जनरल एंट्री याद नहीं होती वो कोई लेजर से भी जनरल एंट्री पे जा सकते हैं। तो लेजर में देखते हैं कैसे जनरल एंट्री पे जाएंगे। तो ये कंसाइनमेंट अकाउंट है, तो यहाँ पे जितने भी कंसाइनर ने गुड्स भेजी हैं या उसके एक्सपेंस है या कंसाइनी के एक्सपेंस है वो सारे टू साइड पे आ जाएंगे। और जितनी भी गुड्स के कोई लॉस हुआ, कोई रिकवरी हुई है, या कोई सेल हुई है, या गुड्स इन ट्रांजिट है, या रिटर्न्स है, या क्लोजिंग स्टॉक बचा है, वो बाई साइड पे आ जाएगा। तो देखो, तो गुड्स सेंट ऑन द कंसाइनमेंट, अगर कंसाइनर के एक्सपेंस है तो टू बैंक करके आ गए, और अगर कंसाइनी के एक्सपेंस है तो उसके नेम से आ गए। और बाई साइड पे एबनॉर्मल लॉस हुआ तो बाई साइड पे आ गया, और अगर एबनॉर्मल लॉस का क्लेम रिसीव हुआ तो वो बाय बैंक करके आ गया, और अगर बाय सेल करी है तो बाय कंसाइनी करके आ गया। गुड्स इन ट्रांजिट है वो भी बाय साइड पे, क्लोजिंग स्टॉक है वो भी बाय साइड पे। इसके अलावा अगर स्टॉक इनवाइस प्राइस पे है तो उसकी लोडिंग टू साइड पे रिजर्व करके आ जाएगी, और गुड सेंट अगर लोडिंग प्राइस पे है तो उसका बाय गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट करके बाय साइड पे लोडिंग आ जाएगी। तो इससे अगर बैलेंस करेंगे तो टू साइड पे अगर बैलेंसिंग फिगर आता है तो वो प्रॉफिट होता है, और बाय साइड पे अगर बैलेंसिंग फिगर आपकी बैलेंस बचती है तो वो लॉस होता है। अब इनकी हेल्प से जनरल एंट्री कैसे पास हो सकती है। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड, फर्स्ट एंट्री हो गई आपकी कंसाइनमेंट टू बैंक, ये कंसाइनर के एक्सपेंस की होगी। कंसाइनमेंट टू कंसाइनी, ये कंसाइनी के एक्सपेंस की होगी। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व की होगी। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू P&L। और इसी तरह नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस की, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस होता है, लेकिन यहाँ पे हम एडजस्टेड कर देते हैं इसको कि जितना हमें क्लेम मिला है, अगर इन केस एबनॉर्मल लॉस अकाउंट नहीं बनता तब हम यहाँ पे बैंक डाल दें, अदरवाइज ये आपका एबनॉर्मल लॉस में जाता है। उसके बाद अगर सेल हुई है तो कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, गुड्स इन ट्रांजिट है तो गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, और स्टॉक बचा है तो कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। अगर लॉस हुआ है तो लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। तो इससे आपकी जनरल एंट्रीज भी बन जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी कंसाइनी इन द बुक ऑफ कंसाइनर, कंसाइनी अकाउंट्स। तो उसमें क्या करना है कि आपने जो कंसाइनमेंट अकाउंट में, जो ऊपर वाले आपके कंसाइनमेंट अकाउंट में जितना वर्ड आपने कंसाइनी लिखा है, एक यहाँ पे कंसाइनी लिखा है एक्सपेंस के लिए,
एक आपने सेल के लिए लिखा है, तो वो रिवर्स पड़ जाते हैं। तो बाई साइड पे यहाँ पे आपने ट्रांसफ़र किया है कंसाइनमेंट, ये यहीं से ट्रांसफ़र हो गया आपका, जो कंसाइनी के एक्सपेंस थे वही यहाँ पे ट्रांसफ़र आ गए, कंसाइनमेंट अकाउंट से ट्रांसफ़र होकर यहाँ पे बाय कंसाइनमेंट एक्सपेंस लिख दिया। और अब क्योंकि मैंने बोला था यहाँ पे कुछ एडवांस भी होते हैं जनरल एंट्रीज में, जैसे मैंने आपको बताया था कि कंसाइनर कुछ एडवांस देता है तो बाय बैंक करके एडवांस, और टू साइड पे कंसाइनी, क्योंकि यहाँ पे कंसाइनमेंट अकाउंट में ये सेल हुई हैं तो वही टू साइड पे मैंने ट्रांसफ़र कर दी टू कंसाइनमेंट अकाउंट सेल। लेकिन अगर इन सेल में से अगर कुछ क्रेडिट सेल हुई हैं और डल क्रेडिट कमीशन मिल रही है तो हमें कंसाइनी डेटर अकाउंट भी बनाना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, कंसाइनी जो क्रेडिट सेल है वो बाय साइड पे ट्रांसफ़र होगी यहाँ से, और यही क्रेडिट सेल आपकी डेटर अकाउंट में टू साइड पे ट्रांसफ़र हो गई। और अगर जितना कलेक्शन हुआ डेटर से वो बाय बैंक में, और बाकी जो बचे वो बैड डेट्स हैं, और बैड डेट्स आपके यहाँ पे कंसाइनी अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गए। उसके बाद आपने इसकी फाइनल पेमेंट कवर करनी है। तो ये केस तभी आएगा अब अगर क्रेडिट सेल है और बैड डेट्स हो रहे हैं और उसको डल क्रेडिट कमीशन मिल रही है, ठीक है। तो ये इसके बिहार पे आपके कंसाइनी और कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका एक्सीडेंटल लॉस अकाउंट। तो एक्सीडेंटल लॉस अकाउंट में आपने क्योंकि लॉस हुआ है तो ये भी हम यहाँ से देखते हैं। यहाँ पे मैंने कंसाइनमेंट अकाउंट में लिखा था बाय एबनॉर्मल लॉस, तो वही हमने टू साइड पे ट्रांसफ़र कर दिया टू कंसाइनमेंट एबनॉर्मल लॉस। अब एबनॉर्मल लॉस कैसे रिकवर हो रहा है, बाय इंश्योरेंस कंपनी से, तो सॉरी इंश्योरेंस कंपनी तो बाय बैंक लिखेंगे। अगर कंसाइनी ने उसको सेल करा है, मतलब डैमेज गुड्स को सोल्ड करा है तो बाय कंसाइनी, और उसको उसके ऊपर कमीशन मिल रही है टू कंसाइनी, और बैलेंसिंग फिगर आपकी एबनॉर्मल लॉस को P&L में ट्रांसफ़र कर देंगे। नेक्स्ट है आपका गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो जैसे कि आपने यहाँ पे टू गुड सेंट लिखा था कंसाइनमेंट अकाउंट में, वही चीज़ यहाँ पे बाय साइड पे ट्रांसफ़र हुई है बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। अगर लोडिंग है तो उसको अलग से, क्योंकि लोडिंग यहाँ पे हमने डाली थी बाय गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, तो ऑब्वियसली गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट में टू करके आ जाएगी, टू कंसाइनमेंट लोडिंग बैलेंसिंग फिगर ट्रेडिंग या परचेजिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट। अगर ओपनिंग है तो, क्योंकि ओपनिंग जो है यहाँ टू साइड पे आ सकता है, टू ओपनिंग स्टॉक, और क्लोजिंग बाय साइड पे आता है तो इसके ऑपोजिट आ जाएगा। टू साइड पे अगर था तो बाय कंसाइनमेंट अकाउंट आ गया, और इसको क्लोज किया तो ये आपका, तो कंसाइनमेंट स्टॉक में मैंने ओपनिंग स्टॉक ट्रांसफ़र करना है अगर कंसाइनमेंट अकाउंट से तो बाय कंसाइनमेंट, और क्लोजिंग स्टॉक ट्रांसफ़र करना है तो टू कंसाइनमेंट, और इनको बैलेंस कर देंगे। यहाँ पे डबल लाइन लगी है, इसका मतलब ये बैलेंस हो रहे हैं। तो यहाँ से क्योंकि ओपनिंग का बैलेंस हुआ तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और क्लोजिंग का बैलेंस हुआ तो बाय बैलेंस कैरी डाउन लिखेंगे। अगर यही क्लोजिंग स्टॉक हमारे रिजर्व पे हैं, मतलब इनके ऊपर लोडिंग है, तो हम इसको कंसाइनमेंट स्टॉक रिजर्व अकाउंट में भी ट्रांसफ़र करेंगे। तो क्योंकि ओपनिंग बैलेंस टू साइड पे है तो इसका रिजर्व बाय साइड पे, या बोल सकते हैं कि कंसाइनमेंट, अगर कंसाइनमेंट अकाउंट में यहाँ से हमने बाय साइड पे ट्रांसफ़र किया तो यहाँ पे टू साइड पे रिजर्व टू साइड पे ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पे टू कंसाइनमेंट तो रिजर्व उसका बाय साइड पे आ जाएगा, और यहाँ पे बाय कंसाइनमेंट तो उसका रिजर्व टू साइड पे आ जाएगा। ये आपका कंसाइनमेंट स्टॉक से उल्टा होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने रिजर्व डाले हैं। तो रिजर्व की एंट्री जो होती है, जो स्टॉक सिंपल होते हैं कॉस्ट प्राइस या इनवॉइस प्राइस पे सिंपल जो डालते हैं, उसकी लोडिंग की एडजस्टमेंट की जो एंट्री होती है वो रिवर्स होती है। तो यहाँ पे ओपनिंग के लिए अगर बाय कंसाइनमेंट है तो रिजर्व में टू कंसाइनमेंट आएगा, और अगर क्लोजिंग के लिए टू कंसाइनमेंट में तो ओपनिंग में बाय कंसाइनमेंट आ जाएगा, और उसके लिए हम बैलेंस कैरी डाउन ब्रॉट डाउन विद रिजर्व वैल्यूज़ डाल देंगे। यहाँ पे आपकी रिजर्व वैल्यू मतलब लोडिंग और अनलोडिंग की वैल्यू आएगी। तो ये सारा हमारा जर्नल और लेजर के टॉपिक को कवर करता है। आई थिंक आपको ये अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। तो जिसको लेजर बनाने में या जर्नल बनाने में प्रॉब्लम आती है, तो इसके बाद अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि आप लेजर की हेल्प से भी जर्नल बना सकते हो, जर्नल की हेल्प से भी लेजर बना सकते हो। तो ये हमारे पूरे टॉपिक को कवर करते हैं। तो लास्ट हमारा इन द बुक ऑफ द कंसाइनी की बुक में सिर्फ कंसाइनर का अकाउंट बनता है। तो कंसाइनर को यहाँ पे जितने भी, वैसे तो हम यहीं से कर सकते हैं, जो कंसाइनर की बुक में आपने कंसाइनी अकाउंट बनाया था, जो कंसाइनर की बुक में आपने कंसाइनी अकाउंट बनाया था, वही वाली जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वही वाली यहाँ पे ट्रांसफ़र होती हैं। तो यहाँ पे हमने एक्सपेंस, एडवांस
और फाइनल पेमेंट यहाँ पे सेल वगैरह डाली थी, तो वो इसकी ऑपोजिट साइड पे डलता है। तो जैसे यहाँ पे कंसाइनी के एक्सपेंस है तो 2 बैंक करके आएंगे, और एडवांस दिया है कंसाइनी ने 2 बैंक करके आएगा, और अगर उसको कमीशन मिल रही है 2 कमीशन करके आएगी, और बाय साइड पे उसने जितनी भी सेल करी है बाय बैंक करके आएगी। तो बैलेंसिंग फिगर अगर उसी टाइम पे पेमेंट नहीं हो रही है तो कैरी डाउन लिख देंगे, अगर उसी टाइम पे पेमेंट कर रहा है वो तो फाइनल पेमेंट 2 बैंक करके आ जाएगी। तो ये सारा हमारा जर्नल और लेजर को कवर कर रहा है। तो इसके बाद आप आसानी से अपनी जनरल लेजर बना सकते हो। तो जैसे कि मैंने बताया, ये आपकी थ्योरी के लिए भी और प्रैक्टिकल के लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल अंश कॉमर्स टेक। मेरा नाम स्वीटी है। आज हम कंसाइनमेंट का लेक्चर नंबर 6 कवर करेंगे, जिसमें मैं कंसाइनमेंट की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम विद वर्किंग नोट सॉल्व करवाऊंगी। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। बी ऑफ बटाला सेंट ए कंसाइनमेंट टू हिज एजेंसी ऑफ चंडीगढ़। द इनवॉइस प्राइस द गुड्स वाज 30,000. The invoice price of the goods was 30,000 which was 25% above the cost. हमें यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन में आईपी प्राइस गिवन है और प्लस जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो है 25% अबव द कॉस्ट। और हमें पता है कि अगर यहाँ पे आईपी प्राइस है तो यहाँ पे भी हमें आईपी प्राइस ही फाइंड आउट होना चाहिए था, तो बट यहाँ पे है नहीं, तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने एक वर्किंग नोट बनाया है। तो आईपी प्राइस कैसे फाइंड आउट होगा आपका? कॉस्ट प्राइस हमें गिवन नहीं है, आईपी हमें 30,000 गिवन है, और जो परसेंटेज है वो ऑन गिवन ऑन आईपी है, सॉरी कॉस्ट प्राइस पे है। तो वो कैसे फाइंड आउट करते हैं? आईपी इज इक्वल टू सीपी प्लस लोडिंग। तो 25% ऑन सीपी है। तो मैंने आपको बताया हुआ जैसे लेक्चर नंबर 1 में कि जब सीपी पे प्राइस होता है तो उसको हमें लेट भी सीपी को 100 करना पड़ता है। तो मैंने इसको 100 लेट कर दिया, तो आईपी प्राइस बन जाएगा 100 प्लस 25 125। तो आईपी के ऊपर अगर मैंने परसेंटेज दिया, आईपी प्रॉफिट ऑन आईपी फाइंड आउट करना है, तो 25 मतलब प्रॉफिट डिवाइड बाय 125, 1/5 ऑन आईपी। तो हमें प्रॉफिट पता चल गया कि आईपी के ऊपर कितना है, 1/5। तो यहाँ पे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 30,000 क्योंकि आईपी पे गिवन है। जब ये आईपी पे गिवन होता है तो लोडिंग डालनी पड़ती है। तो बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट में 30,000 का, क्योंकि आईपी पे परसेंटेज अभी मैंने आपको फाइंड आउट करके बताई है कि 1/5 ऑन आईपी। तो मैंने ये आपको फर्स्ट वीडियो में भी कवर करा है कि आईपी जब गुड रिजर्व निकालनी है गुड सेंट के ऊपर तो आईपी इंटू परसेंटेज ऑन आईपी होना चाहिए। तो 30,000 आपका आईपी है, उसका 1/5 किया तो 6,000 आपकी लोडिंग आ गई। इसके अलावा क्वेश्चन में आपको एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। जो कंसाइनर के एक्सपेंस हैं 800 के, वो पुट कर दिए। कंसाइनी की कमीशन फाइंड आउट करनी है, लेकिन यहाँ पे कमीशन के लिए बोला हुआ है द 4/5 ऑफ द गुड्स वर सोल्ड 26,000 रुपीज़ एंड सी इज एंटाइल्ड कमीशन 10% ऑन द इनवॉइस। 2 कमीशन मिलनी है। एक तो उसको इनवाइस प्राइस पे, जो मतलब उसने 3/4 जो गुड्स सोल्ड करी है उसका जो इनवाइस प्राइस है उसको 10% मिलना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कमीशन के लिए, कितनी सोल्ड करी है? इनवाइस प्राइस है गुड्स का 30,000 और सोल्ड करी है उसने 4/5, क्योंकि जो कमीशन है वो इनवाइस प्राइस पे मिलनी है, स्पेशल लिखा हुआ है इनवाइस प्राइस। तो इसलिए इनवाइस प्राइस का हमने क्या किया, 30,000 का 4/5 यूनिट्स मतलब जितनी उसने टोटल सोल्ड करी है उसका 10% दे दिया, कमीशन आ गई 2400। तो यही आपने जो सेल है, सेल का प्राइस आपको गिवन है क्वेश्चन में 26,000, वही सेल का प्राइस मैंने यहाँ पे ट्रांसफर किया 26,000 रुपीज़। इसके अलावा क्वेश्चन में जो मेन इंपॉर्टेंट है कि एक तो क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट करना और एक आफ्टर चार्जिंग कमीशन फाइंड आउट करनी है। तो क्लोजिंग स्टॉक कैसे होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें जो है वो यूनिट्स में क्वेश्चन नहीं है, तो हम लेट करके करेंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट करने के लिए लेट टोटल सेंट गुड्स कितनी है, मान लो कि 1 है, और सोल्ड यूनिट्स कितनी है, जैसे क्वेश्चन में बोला हुआ है कि 4/5 यूनिट सोल्ड होनी है, तो रिमेनिंग अनसोल्ड कितनी बच गई आपकी 1/5। तो रिमेनिंग कितनी बच गई 1/5 ऑफ द कंसाइनमेंट, मतलब जो उसने कंसाइनमेंट भेजा था उसका 1/5 बच गया। तो मैंने क्या किया, टोटल कॉस्ट ऑफ द गुड्स सेंट निकाली। वो कैसे निकालते हैं, जो इनवाइस प्राइस है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या इसको बोल सकते हैं आईपी प्राइस ऑफ द गुड्स सोल्ड प्लस सेंट प्लस कंसाइनर के एक्सपेंस जो कि यहाँ पे है नहीं, और कंसाइनी के एक्सपेंस लेने हैं जो नॉन रेकरिंग है। तो नॉन रेकरिंग एक्सपेंस कंसाइनी के 500,
तो वो हमने प्लस किया, टोटल कॉस्ट आ गई आपकी, टोटल इनवाइस प्राइस एंड गुड्स का आ गया, उसका 1/5 किया तो 6100 का आपका क्लोजिंग स्टॉक आ गया, जिसको हमने अकाउंट में यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया। लेकिन हमें पता है क्योंकि क्वेश्चन आईपी पे है तो कॉस्ट के ऊपर भी लोडिंग होगी, तो कॉस्ट के ऊपर लोडिंग कैसे निकाल सकते हैं। टोटल गुड्स आईपी प्राइस था 30,000 और उसके पास जो आईपी बचा है, सॉरी जो क्लोजिंग स्टॉक रिमेनिंग स्टॉक बचा है वो मैंने यहाँ पे उसको बताया कैसे बचा, 1/5 ऑफ द कंसाइनमेंट। तो कंसाइनमेंट का 1/5 जो है उसका क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है और उसका लोडिंग कैसे है, क्योंकि मैंने ये भी आपको यहाँ पे फाइंड आउट करवाया कि प्रॉफिट ऑन आईपी कितना है, 1/5। तो बाई चांस ये दोनों 1/5 सेम आ गया, आप कंफ्यूज ना हो जाएं। 1/5 है आपका स्टॉक का रिमेनिंग और 1/5 ऑन आईपी परसेंटेज है, तो उसको किया तो 1200 का आपका क्लोजिंग स्टॉक का रिजर्व आ गया। तो आपने यहाँ पे गुड्स एंड भी होगी आपकी, कंसाइनर और कंसाइनी के एक्सपेंस हैं अगर वो भी डाल दिए, कमीशन भी डाल दिया, रिजर्व भी डाल दिया, सेल भी डाल दिया, अपने गुड्स एंड की वैल्यू भी डाल दी है और रिजर्व भी डाल दिया और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू भी डाल दी है। टोटल किया तो आपकी बैलेंसिंग फिगर आ रही है यहाँ पे दोनों का टोटल करके 344। तो इसका जब मैंने इसमें से प्रॉफिट निकाला तो 3700 का प्रॉफिट आया। तो हमें जो यहाँ पे 1/4 ऑफ द फाइनल रिमेनिंग प्रॉफिट जो बोला है, मतलब जो कमीशन देनी है वो फाइनल रिमेनिंग प्रॉफिट के ऊपर देनी है। इसका मतलब होता है आफ्टर चार्जिंग कमीशन। तो आफ्टर चार्जिंग कमीशन का फॉर्मूला आता है रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो आपका जो यहाँ पे 1/4 लिखा है तो हम देखा जाए तो 25% इज इक्वल टू 1/4 होता है। तो इस वजह से रेट हुआ 25 ऑन 125, 1/5 ऑन द फाइनल प्रॉफिट। तो आपका 3700 आया, उसका 1/5 किया तो 740 की कमीशन आई। देन अगेन हमने इसमें से माइनस कर दिया तो हमारा जो प्रॉफिट है कंसाइनमेंट का 2960, ये आपका आंसर आ गया। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं, कंसाइनमेंट को दोबारा से आप चेक कर लो कि क्या क्या आइटम पड़ती हैं। गुड्स एंड डाला, रिजर्व डाले हैं, क्लोजिंग स्टॉक डाला, उसका रिजर्व डाला, कंसाइनर कंसाइनी के एक्सपेंस, कमीशन, सेल एंड आपका यहाँ पे एक एक्स्ट्रा प्रॉफिट आया, फाइनल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन है, तो सॉरी प्रॉफिट नहीं कमीशन है, आफ्टर चार्जिंग कमीशन वो आपने चार्ज कर दी। देन ये आपका उसके बाद आंसर आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर कंसाइन 10,000 kg ऑफ घी 20 पर kg। क्वेश्चन कॉस्ट प्राइस पे है। बस इस क्वेश्चन में 2 पॉइंट है कि यहाँ पे 100 kg घी जो है वो लॉस ड्यू टू लीकेज है, मतलब ये नॉर्मल लॉस है और इन ट्रांजिट है, और 400 kg घी डिस्ट्रॉय इन ट्रांजिट है और ये भी आपका नॉर्मल लॉस है, सॉरी ये आपका एबनॉर्मल लॉस है क्योंकि ये डिस्ट्रॉय हुआ है, वो लीकेज के थ्रू डिस्ट्रॉय हुआ है, तो स्पेशल लिखा हुआ है ये नॉर्मल है तो ये एबनॉर्मल है, और दोनों के दोनों जो लॉस है वो इन ट्रांजिट है। तो उसके बाद कंसाइनर के एक्सपेंस है 5 पर kg, मतलब 50,000 के कंसाइनर के एक्सपेंस हो जाएंगे, और डी ने सोल्ड करी है 7500 यूनिट्स, और उसने एडवर्टाइजमेंट और रेकरिंग एक्सपेंस हैं उसके सारे, नॉन रेकरिंग कोई नहीं है। इसके अलावा उसको 5% कमीशन मिलनी है। तो आपको पूछा गया है कि एक तो आपने एबनॉर्मल लॉस फाइंड आउट करना, क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट करना। तो इस क्वेश्चन को हम वही टेबल के थ्रू सॉल्व करेंगे। कैलकुलेशन द एबनॉर्मल लॉस एंड क्लोजिंग स्टॉक व्हेन द नॉर्मल लॉस अकर इन ट्रांजिट। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है क्योंकि आपकी 10,000 यूनिट्स हैं, क्वेश्चन में गिवन है 10,000 यूनिट 20 पर है तो आपकी 2 लाख के आगे। कंसाइनर के एक्सपेंस 5 रुपीज़ पर kg हैं तो 10,000 से मल्टीप्लाई किया 50,000, 2,50,000 की कॉस्ट, टोटल कॉस्ट आ गई 10,000 यूनिट्स के लिए। एबनॉर्मल लॉस, तो नॉर्मल और एबनॉर्मल दोनों, तो पहले हमें एबनॉर्मल लॉस को एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि दोनों ट्रांजिट में है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने नॉर्मल लॉस को एडजस्ट किया तो टोटल कॉस्ट है 2.5 लाख की, जिस कितने यूनिट के ऊपर 10,000 और लॉस कितने हुए थे एबनॉर्मल यूनिट्स 400, तो आपकी 21 की कॉस्ट है ये 10,000। तो यहाँ से पता ही है कि एबनॉर्मल लॉस की यूनिट्स और अमाउंट दोनों लेस होती हैं, तो लेस करने के बाद 9600 यूनिट्स आ गए और 2,40,000 की कॉस्ट आ गई। देन उसके बाद नॉर्मल लॉस क्योंकि ट्रांजिट में हुआ तो यहीं पे लेस हो जाएगा, 100 यूनिट्स उसके थे वो भी लेस किया तो 9500 यूनिट्स की कॉस्ट उसकी 2,40,000 होती। यहाँ पे कंसाइनी के नॉन रेकरिंग एक्सपेंस इफ़ एनी देन ऐड करने थे, सिर्फ अमाउंट में, यूनिट्स में कुछ नहीं आना था, तब उसकी टोटल कॉस्ट आ जानी थी। लेकिन यहाँ पे कोई भी नॉन रेकरिंग एक्सपेंस नहीं है, ऑल द एक्सपेंसेस आर रेकरिंग है। तो यहाँ से मैंने डबल लाइन जैसे लगाती हूँ वैसे लगा दी, क्लोज कर दिया, यहाँ से कैलकुलेशन बंद है। लेकिन हमें नंबर ऑफ यूनिट्स, इन यूनिट्स में से नंबर यूनिट्स सोल्ड करने के बाद रिमेनिंग अनसोल्ड यूनिट्स बच जाएंगे 2000, उनकी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगी, 2,40,000 डिवाइड बाई 9500 इंटू 2000, तो ये आपकी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन आईपी पे नहीं है इस कॉस्ट प्राइस पे, इसलिए यहाँ पे कोई लोडिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्वेश्चन सिंपल आप कर सकते हो। उसके बाद तो यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस की आंसर में 1500 बताया एबनॉर्मल लॉस, तो वो कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस कैलकुलेट हुआ 10,000, लेकिन 8500 का यहाँ इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हो रहा है जिसको हमने लेस कर दिया तो आपकी
एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट आ गई 1500, 10,000 माइनस इंश्योरेंस क्लेम 8500, देन आपकी एबनॉर्मल कॉस्ट आ गई 1500। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुण कंसाइन 10,000 kg ऑफ द ग्राउंडनट्स ऑयल टू परवीन बेंगलोर 30 पर kg। ये भी आपका कॉस्ट प्राइस पे है, 10,000 यूनिट गए हैं और 30 पर kg पे गए हैं। एक्सपेंस हैं उसके 15,000 और 5,000 इंश्योरेंस के हैं। और ड्यूरिंग द ट्रांजिट 5,000 kg और यहाँ पे जो एबनॉर्मल लॉस हुआ है वो ट्रांजिट में हुआ है। और जब परवीन ने रिसीव करने के बाद बताया कि 7,000 यूनिट्स लॉस्ट हो गए हैं और 100 kg ड्यू टू लीकेज, मतलब यहाँ पे नॉर्मल लॉस जो हुआ वो गोडाउन में हुआ है और यहाँ पे उसके लोडिंग चार्जेस भी नहीं है, मतलब यहाँ पे कंसाइनी के नॉन रेकनिंग एक्सपेंस भी हैं। तो यहाँ पे पूछा आपको वही है एबनॉर्मल लॉस और वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, तो आपको वही मैंने चार्ट के थ्रू ही समझाया है ये। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 10,000 यूनिट्स, जो आपको क्वेश्चन में की मैंने 10,000 यूनिट्स की कॉस्ट है आपको 30 पर kg, तो 3 लाख आ गया। कंसाइनर के एक्सपेंस 15 प्लस 5 20,000 के हुए, तो टोटल कॉस्ट आपकी 10,000 यूनिट की 3,20,000 आ गई। तो क्योंकि अब नॉर्मल लॉस जो हुआ ट्रांजिट में हुआ तो पहले अब नॉर्मल लॉस लेस होगा, तो अब नॉर्मल लॉस की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, तो पता ही है 3,20,000 प्रपोर्शनेट कर देंगे, डिवाइड बाई 10,000 यूनिट मल्टीप्लाई बाई, क्योंकि अब नॉर्मल लॉस की यूनिट्स हैं 500 kg, तो मल्टीप्लाई किया आपका 16,000 आ गया। तो अब नॉर्मल लॉस जैसे कि लेस होता तो यूनिट्स में भी लेस हो गया और अमाउंट में से भी लेस हो गया, तो आपका ये यूनिट्स आ गई 95,000 और कॉस्ट आ गई 3,40,000, 3,04,000। देन उसके बाद मैंने आपको जैसे बताया कि यहाँ पे 100 kg का नॉर्मल लॉस हुआ, तो फिर नॉर्मल लॉस लेस करने से पहले हमें कंसाइनी के नॉन रेकरिंग एक्सपेंस ऐड करने पड़ेंगे। तो 6,200 के नॉन रेकरिंग एक्सपेंस कंसाइनी के ऐड किए, ये अमाउंट आई, मतलब 9,500 यूनिट्स की कॉस्ट आपको 3,10200 पड़ी है। उसके बाद आपने यहाँ पे नॉर्मल यूनिट्स जो भी लॉस्ट हुए हैं सिर्फ यूनिट में से लेस करनी है, अमाउंट में से कुछ भी लेस नहीं होगा। तो आपकी 9,400 यूनिट्स की कॉस्ट भी 3,10200 आई। तो यहाँ से जो मैंने डबल लाइन ली कैलकुलेशन खत्म हो जाएगी अमाउंट की, उसमें से हम जो 9,400 यूनिट्स हैं उसमें से हम नंबर ऑफ सोल्ड यूनिट्स माइनस करेंगे, तो हमें अनसोल्ड यूनिट्स पता चल जाएंगे जो कि 2,400 है। तो 2,400 जो आपके क्लोजिंग स्टॉक में बचे उसकी वैल्यूएशन कैसे होगी, प्रोपोर्शनेट कर देंगे 3,10200 डिवाइड बाई टोटल यूनिट्स उसके पास नेट बची हैं 9,400 मल्टीप्लाई बाई 2,400, दिस इज योर क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू।